तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारे 9 वोल्ट की बैटरी हमें 9 वोल्ट आउटपुट नहीं देती है, या फिर मैं बात करूं हमारी 24 वोल्ट की बैटरी क्यों हमें 24 वोल्ट आउटपुट नहीं देती है। यस, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। जो भी आप बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज लेवल देखते हैं, एक्चुअली में बैटरी उतना वोल्ट ना देके उससे कम वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है। और ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ गौतम वर्मा एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम आईमेड फाउंडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम दो चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्लियर हो जाओगे क्यों 9 वोल्ट की बैटरी 9 वोल्ट आउटपुट नहीं देती है। एंड दूसरी हम बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी कितना आउटपुट वोल्टेज देगी। ठीक है, तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर बेटा आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहां पे आपको दो टॉपिक पढ़ाया था, जो कि था ईएमएफ ऑफ द सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। यस, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। चलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मुझे आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। देखिए, ईएमएफ जो होती है वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी बैटरी का। जैसे मान लीजिए कोई नई बैटरी आपने खरीदा, जब तक आप उसको सर्किट पे नहीं लगाए होते हो तब उसका जो पोटेंशियल या फिर वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। जब आप उस बैटरी को सर्किट के अंदर लगा देते हो तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ओके सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिया रिवाइज। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बैटरी है वो आउटपुट जितना देना चाहिए उससे कम देती है वोल्टेज। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ। ये मेरे पास एक ड्राई सेल का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है। मेरे पास यहाँ पे एक ड्राई सेल है, ड्राई सेल का आर्किटेक्चर है। ठीक है, हमें पता है कि सेल में से यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं कुछ इस तरह, और पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं। और करेंट का फ्लो जस्ट इसका अपोजिट होता है। करेंट का फ्लो होता है इस तरफ, करंट ऐसे फ्लो करता है इस तरफ। ठीक, करंट इस तरफ फ्लो करता है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है आउटसाइड द सर्किट एंड इनसाइड द सर्किट। इनसाइड द सर्किट मतलब इस बैटरी के अंदर, इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, क्या कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है आउटसाइड द बैटरी, एंड इनसाइड द बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है, तो वो यूज करता है बैटरी के पोटेंशियल को, बैटरी के पोटेंशियल को। ठीक, लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ पे देखो क्या था, ये एक नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से नेगेटिव तक जाने में इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना। नेगेटिव, देखो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है और उसको जाना भी किधर, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पुश करने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना। उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, उसी एनर्जी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक वो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, यहां से यहां तक ट्रांसफर करने में। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पॉजिटिव तक आ गया, अब वो नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी कौन देगा, वो एनर्जी देगा हमारा ये ड्राई सेल। वो एनर्जी कौन देगा,
ये हमारा ड्राई सेल वो एनर्जी देगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगा तो इसको इस बैटरी के कंपोनेंट से पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये बैटरी के कंपोनेंट से पास होगा ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक है, वैसे ही बैटरी के अंदर जो मटेरियल है वो भी इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेंगे। वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा, एक रेजिस्टेंस। क्या क्रिएट होगा, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा कंडक्टर या फिर एक ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोके। हमने आपको बताया यहाँ पे जो बैटरी के कंपोनेंट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ना, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो करने में रोकता होगा। ठीक है, यही जो रेजिस्टेंस है इनसाइड द बैटरी या फिर इनसाइड द सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, देखो देखो, अब एक बात ध्यान दो कि हमको पता चल गया कि बैटरी के अंदर होता है, सॉरी, बैटरी के अंदर होता है एक रेजिस्टेंस ना। अभी अब देखो एक चीज दिखाता हूं, अब ना, अब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। हमको पता चल गया कि इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब जरा इस सर्किट को हम देखना चाहे तो कुछ इस तरह ये सर्किट होगी, कुछ इस तरह ये सर्किट होगी। तो अगर हम देखें, जब भी हम सीरीज में दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, जब हम सीरीज में दो रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो पहले वाले रेजिस्टर का V1 वोल्टेज होता है, दूसरे वाले रेजिस्टर का V2 वोल्टेज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों रेजिस्टर है, ये कैपिटल R, ये मान लो मेरा बल्ब है, और ये स्मॉल r, ये दोनों है सीरीज में। सीरीज में है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V1 का होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V2 का होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V2 का होगा। तो इसका जो पोटेंशियल है वो V1 होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो V2 होगा। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि सीरीज में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट होता है। वैसे ही अगर हम इस सर्किट में आ जाएं तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इसका होगा और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब का होगा, V1 V2। ठीक, देखो, तो जो बैटरी का जो टोटल ईएमएफ होगा, ये वाला जो कि बैटरी को कनेक्ट करने से पहले है, वो होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो दो भाग में बटेगा, किसमें, एक तो जो कि बैटरी के अंदर यूज हो जा रहा है, दूसरा कि जो बैटरी के बाहर जा रहा है। देखो ये जो V1 है वो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है बाहर के सर्किट में, और जो V2 है वो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी के अंदर ही यूज हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई क्लियरली, आई होप ये समझ में आई होगी। तो देख यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई कि जो ईएमएफ है, या फिर मैं बोल दूं जो बैटरी का वोल्टेज है, जो बैटरी का वोल्टेज है उससे हमेशा हमें कम बाहर वाला वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, उससे हमेशा हमें कम, ये जो बाहर वाला वोल्टेज V1 है ना, वो हमेशा EMF से कम है। क्यों कम है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा सा लॉस्ट हो जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वजह से। ठीक है, तो ये बात हमने क्लियर होगी कि क्यों कोई भी बैटरी जितना उसमें आउटपुट दिया है उतना ना देके कुछ अमाउंट ऑफ आउटपुट कम देती है। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता क्या है, the resistance offered by the electrolyte inside the cell to the current flow is known as internal resistance of the cell, denoted by the symbol small r. This resistance cause a voltage drop, यही बात मैंने आपको अभी सिखाई बेटा। This resistance cause a voltage drop when the current is drawn from the cell, okay, and the unit of the internal resistance is ohm. जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, वही एनर्जी बैटरी से वो लेता है, वही एनर्जी बैटरी से वो लेता है, ये रही वो एनर्जी, वही एनर्जी वो बैटरी से लेता है, जिसकी वजह से बैटरी का टोटल एनर्जी बाहर ना मिलके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ V2। ठीक है, इसीलिए बेटा हमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलो आई होप EMF, टर्मिनल वोल्टेज, और ये जो V2 जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप, क्या बोलते हैं,
वोल्टेज ड्रॉप, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सिंबल है। कुछ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ये तीनों चीजें मैंने अभी आपको बताई, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट, ईएमएफ जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग ने देख लिया, यहाँ पे ये जो चीजें हम लिख रहे थे, ईएमएफ जो होता है वो बराबर होता है मेरा, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्लास, ईएमएफ मेरा बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के। ईएमएफ बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है V इक्वल्स टू IR। ठीक है, इस कंडक्टर के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज होगा, इसी को तो हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अगर टर्मिनल वोल्टेज को आप और ज्यादा समझना चाहते हो तो ऐसे बस समझो कि जब भी किसी बैटरी से, जब आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जितना एनर्जी वो बैटरी दे रहा है वही उसका टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारा है V। ठीक, तो इस कंडक्टर में मेरा I करंट पास हो रहा है, ये दिख नहीं रहा है क्लास, मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इस कंडक्टर में मेरा I करंट पास हो रहा है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R है, तो इस कंडक्टर को जितना हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस बैटरी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम V इक्वल्स टू IR लगा दिए। अब वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि ये जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बैटरी की कंज्यूम हो जा रही थी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम V इक्वल्स टू कैपिटल R और स्मॉल r, ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल लिख लिए हैं। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखो हम ये लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि EMF इज इक्वल्स टू वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को हम V1 से दिखा दें और वोल्टेज ड्रॉप को V2 से दिखा दें। ठीक है, तो अगर हम V2 इक्वल्स टू V1 या फिर V1 लिखूं या फिर मैं लिखूं EMF माइनस V1, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, कि टोटल करंट इस इक्वेशन से बेटा क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर्स में। टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज तो जितना बैटरी हमारे पास आई थी वोल्टेज लेके वही होगा, या फिर मैं बोल दूं ईएमएफ ऑफ द सेल। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना बाहर के सर्किट में रेजिस्टेंस है प्लस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आई, ईएमएफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर है बेटा जो सर्किट के बाहर का रेजिस्टेंस है। जैसे मान लो मैंने बल्ब लगाया तो उस बल्ब का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। वैसे स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यस, जो कि बैटरी के अंदर कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, सोच के देखें। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा I के। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, नहीं। इस इक्वेशन में कुछ चेंज कर सकते हैं, यहां से इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में हम V2 की वैल्यू ये है और V1 की वैल्यू ये है, तो इस इक्वेशन में हम V2 की वैल्यू पुट करते हैं, इस इक्वेशन में हम V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रहा मेरा इक्वेशन। तो अगर हम V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल I अपॉन स्मॉल r इज इक्वल्स टू EMF माइनस V1। ठीक है, अब देखो कैपिटल I की वैल्यू यहां से R इक्वल्स टू निकाल लेते हैं, EMF
माइनस V1 अपॉन आई। अब आई क्या है, आई की वैल्यू हम यहां से उठा लेते हैं, ठीक है, आई की वैल्यू यहां से उठा लीजिए, आई की वैल्यू यहां से उठा लेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ओके, ये आपका हो जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ माइनस V1 अपॉन आई की वैल्यू यहां से उठा के डाल दीजिए, ये हो जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ स्लैश कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ओके ओके। अब जरा यहाँ पे देखो, हम इस वाले को ऊपर ले जाते हैं, थोड़ी सी मेरी स्लाइड कम पड़ गई मुझे लग रहा है, इस वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ईएमएफ से ईएमएफ कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/1 माइनस V1 अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, अपॉन ईएमएफ, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन निकल गया। ये है मेरा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल का इक्वेशन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये बराबर होगा स्मॉल आर के, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस V1 अपॉन ईएमएफ और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए मैंने ये रिलेशन बताया है, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं पक्का, 100% इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग। अब देखो जो तुमने बैटरी खरीद के लाई ना बेटा, अब वो बैटरी कितना आउटपुट तुमको देगी, कितना एनर्जी तुमको देगी, ये डिपेंड करता है कि उस बैटरी के अंदर कैसे सामान लगे हैं और उस बैटरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जैसे मैं इस बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट या फिर हम बोले केमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल सेल है, ठीक है। अब इस सेल में देखो, इस सेल में बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, इसमें कैथोड है, एनोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि इस बैटरी में से कितना आउटपुट आपको एनर्जी मिलेगा। देखो सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा गाढ़ा इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव करने के लिए कोशिश करेगा तो उसको ज्यादा दिक्कत होगी इलेक्ट्रोलाइट से पास करने में, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? कुछ नहीं, जब बैटरी में से इलेक्ट्रॉन अंदर से फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो अपोज करता है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेगा इनसाइड द बैटरी, तो जितना गाढ़ा मेरा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होगा, तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बहुत ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होगा बेटा, उतना ही ज्यादा मेरा टर्मिनल पोटेंशियल कम होगा, मतलब कि जो बैटरी है उसकी आउटपुट कम आएगी, ठीक है। चलो पहला पॉइंट देख लिया। दूसरा है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखो हमें पता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो जितना ज्यादा बैटरी का टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और उतना ही कम उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोड मटेरियल। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये किस मटेरियल से मिलके बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रोड है किस मटेरियल, अगर इन इलेक्ट्रोड का मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, इन इलेक्ट्रोड की मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन इससे जल्दी पास हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन इससे जल्दी पास हो जाएगा और हमें कम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है, किसी किसी सर्किट में आपको वाइड ज्यादा सरफेस एरिया बेसिकली हमें सिलेंडर टाइप में देखने को मिलेंगे, किसी किसी में एकदम प्लेन पत्ती टाइप को देखने को मिलेंगे। तो जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। Larger the area, lower the resistance, okay. Next is type of electrolyte। अब देखो
मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन तो मैटर करता ही करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है ये भी मैटर करता है। मान लो मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट में आराम से कंसंट्रेशन फ्लो हो जा रहा है, करंट फ्लो हो जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में कम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा वो बैटरी खरीदनी है जिसका इलेक्ट्रोलाइट अच्छा हो, ठीक है। ड्यूरासेल ले लेना, बकवास नहीं। अब बात स्टेट ऑफ चार्ज, देखो फुल्ली चार्ज सेल हैव लोअर रेजिस्टेंस। मान लो मेरे पास दो बैटरी है, एक फुल्ली चार्ज और एक कम चार्ज है, तो जो ज्यादा चार्ज बैटरी है ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कि उसका जो बैटरी का आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा। और अगर हम एक दूसरी बैटरी की बात करें जिसका कि बैटरी मान लो 50% चार्ज है, उसका आउटपुट भी कम होगा। जैसे मान लो मेरे पास 6 वोल्ट की दो बैटरी है, ए बैटरी एंड बी बैटरी, और ए वाली बैटरी 100% चार्ज है और बी वाली बैटरी 20% चार्ज है। तो देखो ये जो ए वाली बैटरी है ना, ये जो ए वाली बैटरी है ये आउटपुट हमको देगी 5.67 वोल्ट। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बस बता रहा एज्यूम कर रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है। और ये जो 20 वाली है ना ये 5.6 से भी खतरनाक, मतलब कि 5.5 वोल्ट देगी बस। सोचो दो है बैटरी 6 वोल्ट की, दे रही है 5.67 वोल्ट और ये वाली 5.5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जिस बैटरी का चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज भी ज्यादा होता है, ठीक है। यही वो बैटर बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा फोन जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा पोटेंशियल पे वो वर्क करता है, ठीक है। अगर जब फोन कम चार्ज होता है तो हमारी बैटरी भी कम एनर्जी उसको देने लगती है, ठीक है। चलो ये था मेरे दोनों फैक्टर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो कुछ है नहीं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों कोई बैटरी जिसका आउटपुट 9 वोल्ट होना चाहिए वो 9 वोल्ट नहीं देती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट दिखाते रहें। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।